दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे अच्छे डिटेल से हमने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था और उस पर आधारित हमने प्रश्न को भी मैंने देखा था। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डीपीएसपी को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का जो पीडीएफ है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देखेंगे, ठीक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बस 14 क्वेश्चन कल, जो लोग आज वीडियो देख रहे होंगे उनको तो लगा होगा अच्छा कल केवल 14 सवाल करवाए हैं सर। भाई 14 सवाल हमने कल नहीं करवाया है। आप जाके देखना, 14 गुणे 10 कर लेना, 100, ठीक है। बहुत सारे सवाल हुआ है। 14 गुणे आप 5 भी कर लोगे, 14 × 5 = 70 होता है। मैंने 70 सवाल कल बता दिया। आज से आपको पता चल जाएगा। तो 15 की बात करें तो शुरू करते हैं हम अनुच्छेद 15, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के अनुच्छेद 43 क, ये क्या है, 43 है। अनुच्छेद 43 में होना चाहिए, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित है। मतलब कि पहली बात 40 में क्या था, याद करो मेरे साथ। 40 में क्या था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर, तो अनुच्छेद 40 में क्या था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उनका सशक्तिकरण करे। 41 में क्या था, हमने पढ़ाया था अनुच्छेद 41 में, ये भी प्रश्न में आया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। दशाएं क्या होंगी, शिक्षा, बेरोजगार, वृद्धावस्था, विकलांगता, इन अवस्थाओं में कार्य पाने का अधिकार। 42 में कहा गया है कि इनको जो कार्य मिलेगा इनकी मनोदशा से न्याय संगत होना चाहिए। 41 में तो ये लिख दिया गया कि नहीं, इनको काम पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है, लेकिन वो जो कार्य पाने का जो अधिकार है वो इनकी मनोदशाओं के न्याय संगत होना चाहिए। और 43 जब अनुच्छेद आया तो आपको पता होगा कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, इंग्लैंड में व्यापक पैमाने पर जब मशीनीकरण हुआ, मशीनों का युग आया, तो सारा काम मशीनें करने लगी। तो जो बेचारे मजदूर थे वो तो बेरोजगार हो गए, वो दाने दाने के लिए तरसने लगे। तब उसमें ये नियम बनाया गया कि राज्य को निर्देश दिया गया कि वह उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करे। श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित उसे करना ही होगा, ठीक है। ये कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत किस में है, संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। रट लो मेरे साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझिए, रट भी लीजिए। यही है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। मल्टी टाइम रिवीजन, बहुत बार रिवीजन करो, सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। समझ रहे हो आप। इफ़ यू शाइनिंग लाइक द सन देन यू आर बर्निंग लाइक द सन। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मूल अधिकार किस में है, जरा बताओ। ये मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, न्यायालय व्यवस्था, जो उच्च न्यायालय व्यवस्था है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। आपको सर वित्तीय आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया, नहीं, जर्मनी से सिर्फ आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार के किस में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, ये है 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे। 16 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और लागू करने वाला पहला राज्य क्या है, गोवा।
उद्देश्य क्या क्या था इसका? उद्देश्य क्या क्या था बताओ? गोद लेना, विवाह, विवाह विच्छेदन, संपत्ति अधिकार। ठीक है, वो संपत्ति नहीं है, अपने घर में जैसे पिताजी हैं, पिताजी के उनमें संपत्तियों का बंटवारा, ठीक है, जो ये चीज़ें थी उसकी बात की गई थी। वो संपत्ति का अधिकार तो लीगल राइट्स ये दुनिया जानती है। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि संघ पूरे संविधान में संघ प्रत्येक जगह यूज किया गया है। संघ को हम केंद्र से समझते हैं, केंद्र से, और केंद्र हमारे संविधान में नहीं यूज किया गया है। ठीक है, इस तरह से अस्पृश्यता की परिभाषा जो अनुच्छेद 17 में आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, अस्पृश्यता की परिभाषा को भी भारतीय संविधान में नहीं वर्णन किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? मतलब वही गोवा वाला है ना। गोवा किसके अधीन था? याद करो, पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा? 44। 40 में क्या है? मैंने पढ़ा दिया हूँ मैं। 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन एवं उसका सशक्तिकरण। 50 में क्या है बताओ? 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक अलगाव। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव, ताकि दोनों स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य कर सके, हस्तक्षेप न हो। ठीक है, अब बात करते हैं 45 क्या है। 45 में कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का ध्यान रखेगा, उनके पोषण का ध्यान रखेगा। हालांकि ये इसके पहले क्या था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का ध्यान रखेगा, लेकिन केंद्र ने सोचा कि नहीं, राज्य के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसलिए उसने क्या किया, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक के तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय है ही नहीं। तो कोई लड़का यदि काम करने नहीं जा रहा है तो उसका आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय ने क्या कहेगा कि यार ये तो परिवर्तन है ही नहीं, इसमें हम अपना हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। तब क्या हुआ कि केंद्र ने एक 86वां संविधान संशोधन किया, और 86वां संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा का अधिकार था वो उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, और उस मौलिक अधिकार को 21A में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ा गया? 21A में जोड़ा गया, और 21A के तहत उसमें लिख दिया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उन प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक प्रतिपाल्य, प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा, और उन बच्चों का शिक्षा पाने का अधिकार होगा। जैसे 13 साल का कोई बच्चा है, अब कोई गार्जियन उसको जबरी काम पे लगा रहा है, तो आप जरूर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार है कि उसको 14 वर्ष तक उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। ठीक है, और इसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तब अनुच्छेद 45 खाली रह गया, तो ये हुआ कि ठीक है, राज्य को भी कुछ काम देते हैं। तो राज्य को ये काम दिया गया कि ठीक है, आप 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का आप ध्यान रखो, उनको पढ़ाई लिखाई आप ध्यान दो। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब एक समान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? आंसर होगा गोवा। ठीक है, क्या होगा? गोवा। केरल, मध्य प्रदेश, बिहार। बताओ, जब सन 2011 की जब जनगणना आई थी तो सबसे अधिक साक्षरता वाला देश राज्य कौन सा था साक्षरता के मामले में, पढ़ा लिखा? केरल, जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा होगा। आपको पता होगा कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और यही है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल में जो रेशियो है, महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है पुरुषों से। क्यों? शिक्षा का स्तर, उनको मतलब केवल बेटा नहीं चाहिए, उनको संतान चाहिए। और सबसे कम स्तर क्या है? हरियाणा का। बिहार की बात करें तो सबसे गरीब राज्य है। कुछ और याद कर लें इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गोवा। केरल में
लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 9 है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। यूपी की बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है, मैं ऐसे फर्जी नहीं लिख रहा हूँ, याद करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अब अलग से एक पेज लेके दिन भर बैठना शुरू करें, नहीं, लिंक करो, अपने दिमाग को लिंक करो, हर एक नॉलेज को, जो बिखरे हुए नॉलेज उनको समेटो, समेटने के बाद पेपर में बैठो, देखो कैसे नहीं पेपर क्लियर होगा। यूपी की बात करें तो 80-31 लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा 31। उत्तराखंड, ठीक है, इस तरह से आप, ठीक है, याद कर लेना। मतलब जहाँ भी कोई चीज़ आए, तुरंत कोई न कोई राज्य देखे तो अपने राज्य को देखते अपने दिमाग से ज्ञान निकालो कि इस राज्य के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? हमने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 के तहत 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया था। यह था SSC MTS, SSC JEE CHSL। आपको पता होगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है, देख रहे हो। पेपर बनाने वालों का कभी कभी कोई ईमान धर्म नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और इसे लागू किया गया 2009 में। और उसमें लिखा गया अनुच्छेद 21A में, हालांकि केवल अनुच्छेद 21 पूछेगा तो इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है इसमें? जीवन जीने का अधिकार, व्यक्ति के गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो 21A में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का, उनका प्राप्त करने का उनका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। और रोकता है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो चुपचाप आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ऐसे थोड़ा कह दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह कि आपको मैं कोई बाइक दे दूं, कहूँ कि आपको जितना मन है उतना चलाओ, आपका अधिकार, जितना मन उतना चलाओ, हम ब्रेक ही न लगाएं उस पर, तो क्या होगा? सपोज करो कि आपको मैंने स्कूटी दे दिया, आप चला रहे हो, ब्रेक ही नहीं उसमें, तो भिड़ जाओगे ना। इसलिए अनुच्छेद जो 32 है, उन किसी भी मानव के सभी गतिविधियों को रोक सकता है, या रुकी हुई तो उसको छुड़वा सकता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क है ना, 48 क है, मतलब ये 48A से पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वनों की रक्षा संदर्भित है। तो मतलब 48 क में कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और वनों की रक्षा की जाएगी, मतलब वनों की कटाई नहीं की जाएगी, वनों का आच्छादन नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी प्रश्न पूछा था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अरे याद करो, चिपको आंदोलन है ना, बहुत बार इससे पूछा गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। जब पेड़ सब लोग काट रहे थे ना, तो उस समय आंदोलन इतना व्यापक तौर पे था कि जितनी भी जनता थी इस आंदोलन में, जो लोग जुड़े थे, जो पेड़ खड़े थे, उनको जाके गले मिलकर लिपट जाते थे। उनका कहना था कि काटना है तो हमको काटो, लेकिन पेड़ को नहीं काटने देंगे। ये था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में शुरुआत किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन इसलिए बहुत व्यापक स्तर पर बिल्कुल देश में प्रसिद्ध हो गया, और आज भी इसकी ज़रूरत है। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में, कोरोना में सबसे ज़्यादा जो अधिक मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं पेड़ की कमी है। आपको पता होगा कि यदि 100% आपके पास ज़मीन है तो 33% आपके पास जंगल होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए। आप सोचो कि यदि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा में क्या 3 बीघा पे आप पेड़ लगाए हो? कभी सर तो लगाए ही नहीं है। तो वातावरण क्यों नहीं प्रदूषित होगा? क्यों नहीं बिना मौसम की बारिश होगी, बिना मौसम के पत्थरे पड़ेंगे? तो ये, तो राज्य को इस संरक्षण करने का अधिकार दे दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वनों की रक्षा संदर्भित है, ठीक है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप रट लेना। आगे चलें।
निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी की नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गांधी जी की नैतिक दर्शन का, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता सलाह की व्यवस्था, नहीं। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, ये तो नहीं, ये तो अनुच्छेद 49 में है। ये है गोवध पर निषेध, मतलब गौ हत्या नहीं करनी है आपको, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2008, सीजीएल 2013, जेई 2018, ठीक है। तो गोवध पर निषेध क्या है? नैतिक दर्शन के प्रत्यक्ष प्रभाव मिलते हैं। आई होप आगे चलें। केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है? तो संवैधानिक शक्ति जो गौवध पर जो कानून बनाने की मिलती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मिलती है। अब कहोगे सर ये तो नीति निर्देशक के तत्व राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं, तो केंद्र क्यों कानून बनाएगा? जो उचित होगा उस पर केंद्र सरकार भी जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर कानून बना सकती है। जो राष्ट्रीय स्तर के, जो राष्ट्रीय महत्व के जो बिंदु हैं उस पर भी केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, भले हो राज्य का विषय हो। समझ रहे हैं आप? तो ये 48 के तहत किया गया है। 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में बहुत बार पूछा गया है, ये है महान्यायवादी। क्या है मेरे दोस्त? महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र के पास कितनी शक्ति रहेंगी, राज्य के पास कितनी शक्ति रहेगी। जब आपातकाल लगेगा तो ये संघात्मक शक्ति कैसे एकात्मक में बदल जाएगी, ये 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मैं सब पढ़ा चुका हूं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या है, किस फाइल में रखे हो, याद करो कि सर ने क्या क्या बताया है, ठीक। आगे चलें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ये पृथक्करण मतलब 50-50, अनुच्छेद 50 में, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य कर सके और कार्यपालिका भी अपनी कार्य सत्यनिष्ठा के साथ कर सके। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषा, है ना, भाषा, ठीक। मूल अधिकार किसमें है? ये भाग 3 में है, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया? अभी हमने बताया अनुच्छेद 50, टाइम नहीं लगाएंगे। 48 में क्या है? कृषि संगठन एवं पशुपालन। 45 में क्या है? 45 में है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। और एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्लियर है? गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है? किस संशोधन के अनुसार? मतलब यदि इस संविधान, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें डीपीएसपी को ज़्यादा वरीयता मिल गई किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। याद रखना, ये एसएससी में पूछा गया था सवाल, और जब मैं गया था पेपर देने डीएमआरसी जेई दिल्ली मेट्रो रेल, तो वहाँ भी ये पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 69वां संविधान संशोधन। 61 की बात करें तो जब 61वां संविधान संशोधन किया गया था तो इसके अंदर क्या किया गया था? जब मैंने सेल का एग्जाम दिया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, मैं यहाँ पे दर्ज नहीं किया हूँ, बहुत टाइप करने में टाइम लगता है। तो सेल में पूछा गया था कि 61वें के तहत किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई। तो आपका जवाब होगा कि सर ये किसमें है? 61वें संविधान संशोधन। ये सारे प्रश्न हैं मेरे दोस्त,
आपको पढ़ना पड़ेगा। छब्बीस क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति निषेध तत्वों पर वरीयता दी? अभी आपने क्या देखा कि 42वां संविधान संशोधन में डीपीएसपी को राज्य की नीति निषेध तत्वों को ऊंचा हाई कर दिया गया, वरीयता मिली, मौलिक अधिकार को कम वरीयता मिली। लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को वरीयता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक कर, हमने अभी बता दिया, पृथक मतलब 50-50, अनुच्छेद 50। ठीक है, 45 में क्या हमने बता दिया कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको राज्य अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 46 में क्या है कि जो राज्य है वो जो पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग समूह, अनुसूचित जाति समूह, अनुसूचित जनजाति समूह, दलित वर्ग, इन सब के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ठीक है, उनतीस में की बात करें तो निम्नलिखित में निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिक और बच्चों का संरक्षण? नहीं। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन? बिल्कुल सही, यही है। पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन? ऐसा नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण किस में है? अनुच्छेद 50 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। आप वीडियो कंप्लीट पूरा देखते नहीं तो इसको और समझाएं, है ना, जब लाइव पढ़ाएंगे तो इसको और समझाएंगे। ठीक है, 30, राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 में है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, प्रश्न पूछा जाता है। आने जाने की स्वतंत्रता, ये 19(4) के तहत है, अनुच्छेद 19(4). धर्म की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है, लेकिन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये है 43A में है। अब चाहूँ तो मैं इसको टिक करके भी आगे बढ़ सकता हूँ, आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि आपको सिलेक्शन दिलवाना है, इसलिए इन तीनों के बारे में बताना है आपको। नहीं तो ऐसे तो बहुत हैं कि आप टिक किए आगे बढ़ गए। आप इन सबको समझो, इनसे भी प्रश्न आता है, तो ऑप्शन के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन के साथ यदि आप नहीं खेल रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक, ये धर्म की स्वतंत्रता मतलब कि आपका ये व्यक्तिगत आपकी जिम्मेदारी है, या फिर अपने आप को स्वतंत्र हैं कि आप किस धर्म को मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। हम कह नहीं सकते कि आज नवरात्रि है आप सबको जय माता दी, तो हम नहीं कह सकते कि अब नवरात्रि है तो आप भी व्रत रहो या पूजा करो। हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, ऐसा संविधान में लिखा गया है, क्योंकि भारत देश हमारा एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, देश है। ठीक है, तो इसमें किसी भी धर्म को मानने का या न मानने का कोई औचित्य नहीं है। आपकी मर्जी है, आप मानिए, नहीं मर्जी है मत मानिए। लेकिन राज्य क्या करेगा कि आप धर्म के साथ तटस्थता का बर्ताव करेगा। कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसकी वजह से अब पता चला कि टैक्स जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा कर लिया ताकि उसको दुर्गा पूजा में लगाना है, तो ऐसा नहीं है। तो धर्म के मामले में क्या होगा, आप धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को, आप चाहे कृपाल धारण कीजिए, चाहे आप नमाज पढ़िए, चाहे पूजा कीजिए, चाहे हवन कीजिए, चाहे मौन रहिए, ये आपका अधिकार है। ठीक, आगे चलें। 31 की बात करें तो संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए संकेत करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास राज्य के अंश पूछा गया है। न्याय तो हम प्रस्तावना में भी देखते हैं, राज्य के नीति निषेध के तत्व में। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एक बात और याद रखना कि आयरलैंड से राज्यसभा के सीटों का नामांकन भी किया गया है, राज्यसभा के सीटों का नामांकन भी। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। करेक्ट।
काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निषेध तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने का अधिकार, तो आपको हमने बताया था ना, कुछ दशाओं में जो काम पाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 में कहा गया है। कुछ दशाओं में शिक्षा, बेरोजगारी, विकलांगता, वृद्धावस्था। और अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया था, इसी तथ्य हम पढ़ा दें आपको। 42 में कहा गया था कि ये जो काम इनको जो दिया जाएगा इनके मनोदशा के उचित होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। 43 में कहा गया था कि जब मशीनीकरण का दौर आया था, जब औद्योगिक क्रांति आई थी, तो हर एक काम मशीनें करने लगी, मजदूर बेचारे खड़े रह गए। तो ये नियम बनाया गया कि जो भी उद्योग लगाएंगे उसमें मजदूरों का भागीदारी जरूर बनाएंगे। 44 में क्या होगा, 44 में समान सिविल संहिता की व्यवस्था की गई है, और समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। 45 में क्या कहा गया, याद करिए जरा। 45 में कहा गया है कि राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, उनके पोषण का ध्यान रखेगा। 46 में क्या कहा गया है, 46 में कहा गया है कि जो 46 में जो अन्य पिछड़ा समूह है और अनुसूचित जाति वर्ग समूह है, अनुसूचित जनजाति वर्ग समूह है, दलित वर्ग है, इन सब के स्वास्थ्य का राज्य ध्यान रखेगा और इनको बेहतर रोजगार प्रदान करने की कोशिश करेगा। 47 में क्या कहा गया है, जरा बताओ। 47 में कहा गया है कि राज्य पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाएगा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएगा। 48 में क्या कहा गया है कि 48 में कहा गया है कि जो कृषि संगठन एवं पशुपालन को निषेध किया गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनका वध नहीं किया जाएगा, गोवध को निषेध किया गया है। 48 में क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण का संरक्षण आपको करना है, ऐसा नहीं क्या पता चला कि कोई कंपनी लगा दिए, उस पर इतना धुआं निकल रहा है कि वायु प्रदूषण हो जा रहा है, इसलिए BS6 वाहनें आई, नई वाहनें आई कि उसमें पोल्यूशन बहुत कम होगा, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। जो लाइन से जो बिजली से जो गाड़ी चलती हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि उन पर प्रदूषण कम होता है। 49 में कहा गया कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं राज्य उनका संरक्षण करेगा, ठीक है, और उनका ध्यान देगा। जो राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, चिन्ह हैं, क्षेत्र हैं, स्थल हैं, कोई भवन है, उन सब का राज्य क्या करेगा? संरक्षण करेगा। 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। 51 में क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि बोले तो उपाधि मतलब ये नहीं कि हमने जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा नाम क्या कि इंजीनियर लगता है। यदि मैं कहीं मान लो अपने आप को राजा घोषित कर लूँ, चलो मैं उत्तर प्रदेश का राजा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, पधार रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा राजाओं की शिरोमणि राजाधिराज महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई, क्या लगा रखे इतना लंबा नाम। सीधे बोलो ना कि विक्रम पधार रहे हैं या विक्रम जी पधार रहे हैं, इतना लंबा नाम कौन लेगा। तो उपाधियाँ खत्म कर दी गई, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा राज्य के नीति निषेध के जो सिद्धांत हैं यहीं पे खत्म होते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है क्या, ठीक है, इसको आप ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबसे पहले कंप्लीट देखिए, PDF को डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।